टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जाने माने फिल्म कलाकार विश्वजीत प्रधान जी। विश्वजीत प्रधान जी को आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, कई सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, अब तो वेब सीरीज में देख रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ विश्वजीत जी हैं, तो हम बात सिर्फ फिल्म, टीवी या वेब सीरीज की नहीं करेंगे। हम बात करेंगे विश्वजीत प्रधान के उस सफर की जो बहुत लंबा रहा है। तो विश्वजीत जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप टोक दीजिएगा कि मेरे ख्याल से आपने करीब 250 फिल्में की हैं। तो 250 फिल्मों का सफर ये शुरू कहां से हुआ? सफर की शुरुआत जो आप पूछ रहे हैं वो अब से सबसे पहला काम जो मुझे मिला वो फौजी टेलीविजन सीरीज में मिला जी, जो आज के समय में लोग शाहरुख खान के सीरियल के नाम से जानते हैं। So I think this was somewhere in 1987. उस वक्त मैं अपनी लॉ की पढ़ाई भी कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और थिएटर भी करता रहता था इलाहाबाद में, दिल्ली में भी थोड़ा आना जाना था। तो मुझे पता चला था कि कुछ वो ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आई ऑल्सो जस्ट वेंट एंड गेव एन ऑडिशन इन दिल्ली। और कोई सीरियल बन रहा था आर्मी पे, मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी ऑडिशन देता हूँ, और मैं ऑडिशन देके वापस चला गया। सो आई वाज फॉर्चुनेटली सिलेक्टेड एंड कॉल्ड, एंड उस तरीके से ही आई गॉट माय फर्स्ट रोल टेलीविजन पे। फॉर्चुनेटली वो सीरीज बहुत पॉपुलर हो गई, रोल लोगों को पसंद आया और वहां से सफर की शुरुआत हुई। फौजी का आपने जिक्र करा, आपने जिक्र किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप थिएटर भी कर रहे थे। तो आपका मतलब, अगर हम और पीछे जाएं, कहना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का सफर, मतलब आपका निवास इलाहाबाद है या जो मेरी जानकारी है कि मेरठ है? मेरा होम टाउन तो मेरठ है, हमारा जो पुश्तैनी घर का है वो मेरठ में है। और फैमिली वाइज हम लोग पॉलिटिकल, एग्रीकल्चरल या जमींदारी जो एक बैकग्राउंड होती है वो है। तो मेरा जो गांव है वो पीरनगर है। उस वक्त हापुड़ जिले में आता है, पहले गाजियाबाद में था, उसके पहले मेरठ में था। और वो है कि हर बार नए जिले बनते गए, तो मेरठ की जगह फिर गाजियाबाद में आ गया, गाजियाबाद की जगह हापुड़ में आ गया। तो गांव का भी सफर है, गांव वही है लेकिन उसके ऑन पेपर उसकी लोकेशन बदलती रही है। तो हाँ, दैट वे मेरठ इज माय ट्रेडिशनल प्लेस, माय बर्थ प्लेस, जहाँ मेरी फैमिली है। लेकिन यह है कि 12th के बाद मेरी फैमिली को था कि भाई IAS की तैयारी करो। यही मैं पूछने वाला था कि मेरठ से इलाहाबाद का सफर तो IAS के सपने के साथ हुआ होगा। वो परिवार का सपना ज्यादा था, मेरा नहीं था। अच्छा। तो पर ये था कि द फैमिली वांटेड मी टू गो, तो हम भी चले गए। और पता थोड़ी था कि कभी एक्टिंग करेंगे, पर ये था कि IAS का या उस तरह का कोई मेरे मन में बहुत अट्रैक्शन था नहीं। बट हमारे उस समय में तो खासतौर पर बहुत ज्यादा चॉइस होती नहीं है, इधर हमारा मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग वाले हैं। तो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा दोस्ती शुरुआत से नहीं थी। और जहाँ तक मेडिकल फील्ड का सवाल है, तो वो स्कूल में मेडिकल वो फ्रॉग वगैरह काटने को मिले थे, तो हम तो उसी में हाथ पैर फूल गए थे। तो दैट आल्सो मेड जो लोग क्लियर कि भाई मेंढक नहीं काट सकते, तो मेडिकल लाइन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जो दर्शक आपको देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि फिल्मी पर्दे पर बड़ी आसानी से लोगों के गले काटने वाला मेंढक काटने से डरता था। हाँ, अरे छूने से मतलब मेंढक और फिश और कॉकरोच, ये 3 हमारे वो आए थे। तो तीनों में ही मतलब हालत काटना तो दूर की बात है, मतलब उसको हाथ लगाने में भी बहुत मतलब एक राजपुताना की आवश्यकता पड़ती है। तो इलाहाबाद में आप तैयारी करने भले ही गए IAS की, लेकिन थिएटर से जुड़ाव कैसे हुआ? किस ग्रुप के जरिए आप थिएटर से जुड़े? वहां का क्या एक्सपीरियंस था आपका? जो मेरी जर्नी इलाहाबाद में जो स्टे रहा, क्योंकि जब तक हम अपने घर पे थे, मेरठ में थे, माँ के साथ थे, तो एक बड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था घर में। और आई बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो सबसे छोटे बच्चों को प्यार लाड ज्यादा मिलता है। माँ बड़ी प्रोटेक्टिव थी मुझको लेकर, तो वहां ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने को भी नहीं मिला। क्योंकि नहीं बाहर नहीं जाओगे, नहीं ये नहीं करोगे, नहीं वो नहीं करोगे। सो इलाहाबाद गए तो हम IAS के बहाने, मतलब जो फैमिली का मोटिव था कि ओके यू गो एंड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। लेकिन
that in a way gave me an opportunity to be away from the family के भाई अपने आप अपने बलबूते पर सरवाइव करके देखो, अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज जैसी भी हैं आपको उसमें सरवाइव करना है, जैसा भी खाना मिल रहा है आपको खाना है, just survive on your own where your family is not there to support you। और पढ़ाई वो है कि वो भी मेरी खुशकिस्मती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगह गया। इलाहाबाद अपने आप में एक कल्चरल सेंटर रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का। पूरब का मक्का, पूरब का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद। यस एब्सोल्युटली। एक जमाने में उसका इट वाज अभी भी मतलब बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में से है, पर हाँ हम पास्ट को एक ज्यादा ग्लैमरस तरीके से याद करते हैं कि बिकॉज उसमें एक नॉस्टैल्जिया जुड़ जाता है, तो पास्ट ज्यादा खूबसूरत लगता है बशर्ते प्रेजेंट के। तो हाँ वहाँ फॉर्चुनेटली ये था कि सबसे पहले जुड़ाव मेरा वहाँ पर एक ग्रुप है जो नुक्कड़ नाटक करता था, दस्ता नाट्य मंच। तो उनके साथ मैं जुड़ गया और उनके वो यूनिवर्सिटी में ही प्लेस करते थे, तो दस्ता के साथ वहाँ काम करते रहे। और उसी के साथ साथ क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर भी था बीए में, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में मिस्टर सचिन तिवारी हमारे टीचर भी थे और उनका कैंपस थिएटर के नाम से बड़ा अच्छा रेप्यूटेड ग्रुप भी था वहाँ इलाहाबाद में। तो आई रिक्वेस्टेड हिम और उन्होंने मुझे पहला रोल दिया अपने प्ले में। इनका रंजीत कपूर जी का नाटक है मुख्यमंत्री, तो इन दैट ही गेव मी अ रोल। तो उनके साथ काम करता रहा। फिर दूसरे वहां पर मैं सर टोक रहा हूँ आपको, वो रोल कौन सा था? पहला रोल क्या था? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कैरेक्टर था उसमें ना, मुख्यमंत्री में। ओके। और दस्ता के साथ जो किए थे कई सारे प्लेस थे, तो उसमें ये था कि द रोल्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो जो नुक्कड़ नाटक का स्वरूप होता है वो भी एक ऐसा होता है, इट्स कॉन्स्टेंटली अंडर फ्लक्स। तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कोई मुझे ऐसा याद नहीं, पर बहुत सारे रोल्स, कभी कुछ कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव वो। और फिर वहां इलाहाबाद में मिस्टर विपिन टंडन थे, उनका ग्रुप था, विपिन टंडन, मनीष देव कमेंटेटर भी थे। तो इन लोगों के साथ देन उसके बाद फिर अनिल भौमिक तो अभी भी बहुत एक्टिव है। उनका ग्रुप समानांतर वो बहुत एक्टिव थे, उनके साथ कई प्लेस किए, वर्कशॉप्स किए। बल्कि इलाहाबाद की जो मेरी एक बड़ी अच्छी मेमोरी है वो है, मुझे बादल सरकार साहब के साथ एक वर्कशॉप करने का मौका मिला। तो वो कलकत्ता से आए थे वर्कशॉप करने, तो उनकी 10 दिन की थिएटर वर्कशॉप मैंने की। और तो वो तो अपने आप में एक कमाल का तजर्बा था ही कि सुबह से रात तक हम उनके साथ हैं, जिनकी सिर्फ किताबें पढ़ी थी, जिनका सिर्फ जिक्र सुना था। ठीक बात है। उसमें मजेदार बात ये रही कि क्योंकि मेरा हॉस्टल यूनिवर्सिटी की वॉल से एकदम लगा हुआ था, एकदम क्लोजेस्ट था हमारे जहाँ पर वर्कशॉप हो रही थी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बादल दा की मुझे दी गई कि भाई जो लंच ब्रेक होती है तो तुम बादल दा को अपने हॉस्टल में कराओगे। अच्छा। 10 दिन तक बादल दा मेरे दोस्त होते थे। एंड मतलब सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। और मतलब से एक सपना सा था वो 10 दिन उनके साथ बिताना। तो उनको मैं लेके अपने हॉस्टल जाता था, और हॉस्टल में जो हालात होती है मैसेज की, और मतलब दाल है तो पानी ही ज्यादा है, दाल कहीं कहीं है, और सब्जी है तो आलू भी ज्यादा है और सब्जी कहीं कहीं है। बट बादल दा बड़े मजे में साथ बैठ के तो मैं और बादल दा 10 दिन तक लंच करते थे। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज आई हैव ऑफ माय थिएटर जर्नी इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में कितने साल आपका रहना हुआ? 5 years from 83 to 88। आपने जिक्र किया कि आपकी फैमिली के पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो वो कुछ फैमिली के बारे में आप बताइए कि किस तरह के मतलब लोग थे आपकी फैमिली में, और किस तरह की राजनीतिक विचारधारा, किससे जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे? मेरे फादर प्रधान प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी से थे शुरू से ही। ओके। और 2 बार वो एमएलए रहे, एक बार मवाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक बार खेखड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ओके। और उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। मतलब मैं तब 4th स्टैंडर्ड में ही था, 8-9 साल का रहा हूँ, तो उनकी डेथ हो गई। तो उनकी वो जो पॉलिटिकल जर्नी थी बहुत जल्दी खत्म हो गई।
और लेकिन यह है कि उस समय he was in the western यूपी एरिया, और यूपी में भी उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन थी। हमारे पिताजी प्रधान प्रीतम सिंह, चौधरी चरण सिंह, बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, मतलब जो मैं सुनता हूँ वो कि मैंने तो सुना ही है सर। मतलब बड़ी अच्छे मित्रता थी इन लोगों में, रिश्ते बहुत अच्छे थे। और अगर तो असामयिक डेथ ना हुई होती तो he would have had a very good fulfilling journey ahead। ठीक बात है। वो है कि जर्नी इनकम्प्लीट सी रही बीच में। जी। तो जब फौजी का आपको ब्रेक मिला तो उसकी किस तरह की याद है? मतलब वो जो ऑडिशन था दिल्ली में हुआ था मेरे ख्याल से। मैं रहने वाला मेरठ का जी, पढ़ रहा हूँ इलाहाबाद में। तो आई वॉज मोर फेमिलियर विद इलाहाबाद देन दिल्ली, मतलब मेरे लिए नया शहर। और अच्छा, घर वाले एक्टिंग के सख्त खिलाफ थे। मतलब एक्टिंग अगर बोल दिया तो खानदान के नाम पे कलंक। तो घर पे आप बता भी नहीं सकते कि एक्टिंग के लिए दिल्ली गए हैं, तो कुछ बहाना करके दिल्ली गए हैं। और तो मैं वहाँ प्ले देख रहा था एक श्री राम सेंटर में, मैन विदाउट शैडोज। किसी को जानता नहीं, मतलब वहां भी जैसे यहाँ पर आकर आदमी अमिताभ बच्चन को देख के या किसी ग्लैमरस हीरोइन को देख के स्टार स्ट्रक हो जाता है। तो मैं वहाँ उस ग्रुप के सिर्फ एक्टर्स को देख के स्टार स्ट्रक था कि इलाहाबाद से मैं दिल्ली आया हूँ। श्री राम सेंटर में एक ये प्ले हो रहा है, मैन विदाउट शैडोज, एंड दे वर द बिगेस्ट स्टार्स फॉर मी। मुझे नहीं मालूम कौन कौन था स्टेज पे अनफॉर्चुनेटली। और प्ले खत्म हो गया तो वही मैं उनको देखते देखते पीछे चला गया ग्रीन रूम में। आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग देम। मैंने खड़ा एक लड़का देख रहा है उनको, और तभी एक लड़की वहां पे आती है घुंघराले बालों वाली, और वो है कट पीछे, वो बड़ी बकैती के साथ सबकी, वो शायद फ्रेंड्स की सबको जानती होगी, वो 4-6 लोगों को कुछ वो स्क्रिप्ट के वो सीन दे के चली गई, कल ऑडिशन है वहां आ जाना। ऑडिशन है, वो मेरे कान में बात पड़ गई। तो मैंने एक दो बंदे से पूछा किसने लिफ्ट मारी, नहीं। एक को थोड़ी दया आ गई, बोला अरे कल ऑडिशन है। मैंने कहा कहाँ है, क्या, किस चीज का? तो उसने मुझे एड्रेस ले लिया। बस पकड़ के हम भी वहां पहुंच गए जो एड्रेस था। और वहीं एक तो वहां तो लाइन लगी पड़ी थी, मतलब भीड़ थी काफी, मजमा था पूरा यंग फौजियों का जो वहां ऑडिशन देने आए। और वहीं सीन लेके हमने फटाफट अपने दाहिने बाइने याद की, ऑडिशन देके हम अपना निकल गए। तो किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि ना मैं वहां का रहने वाला, ना मैं वहां थिएटर करता। आउट ऑफ द ब्लू आई जस्ट saw this girl coming and giving those papers। टोटल किस्मत है, ये किस्मत कनेक्शन ही है। किस्मत है। और जो वहाँ के सो कॉल्ड अच्छे जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे जो दिल्ली में रहते थे, उनका नहीं हुआ, हमारा हो गया। शाहरुख से पहली मुलाकात कब हुई और कुछ किस्सा, कुछ याद उसकी है? मुझे वो तो याद नहीं है, हो सकता है मेरे साथ रहा भी हो ऑडिशन में, तो आप उस वक्त नहीं जानते कौन कौन है। जी। तो वो मुझे याद नहीं, हो सकता है रहे भी हो उस वक्त साथ में। बट बाद में जब लड़के सिलेक्ट हो गए, और जो भी 7-8 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें फिर उन्हें था कि भाई ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ कि भैया, क्योंकि बनाने वाले भी जो थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर्नल राज कपूर, वो खुद रिटायर्ड कर्नल थे आर्मी के। तो ही वाज वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर दैट दीज बॉयज हैव टू लुक लाइक आर्मी ऑफिसर्स, या जो भी उनका रोल है, फौजी लगने चाहिए। तो जब वो ट्रेनिंग वगैरह शुरू हुई, देन आई रिमेम्बर डेफिनेटली कि तब तो फिर रोज साथ में होते ही थे। और शाहरुख का घर भी, जैसे हमारा इनका कर्नल साहब का ऑफिस था गुलमोहर पार्क में, तो शाहरुख का घर पीछे ही गौतम नगर में था। तो वो वहां से उनका तो पास में ही था। तो नहीं, तो उन दिनों की कोई याद, कोई किस्सा ऐसा है कि शाहरुख के साथ आप लोग रहे हो, कुछ मस्ती करी हो, कहीं गए हो जो आपको, क्योंकि बहुत दिन आप लोग साथ रहे हो? हाँ, रोजाना ही कहीं आप मार्च पास की प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। और फिर हुआ एक्चुअली क्या कि ये बात है, मुझे लगता है समवेयर इन 1987, लेकिन चूंकि इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी और दूरदर्शन पर तो सीरियल था ही, तो कहीं ना कहीं वो कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी, प्रमोशंस नहीं मिल पा रही थी। तो ये कई बार पोस्टपोन हो गया सीरियल का जो शूटिंग था। ओके। और तो जो चीज 87 में शुरू हुई, वो जाके कहीं शूट हुआ
88 में और टेलीकास्ट हुआ, आई थिंक जो टेलीकास्ट हो रहा था वो 89 की बिगिनिंग में हो रहा था। तो इसको भले 2 साल का स्पेन रहा, ऐसा नहीं हुआ कि सिलेक्ट हुए और फटाफट हो गया काम। तो कई लोग जो ओरिजिनली सिलेक्ट हुए थे वो जब पोस्टपोन हो गया, कुछ पता ही नहीं कब शूट होगा, किसी ने जॉब पकड़ ली, किसी ने अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया, आई वेंट बैक टू इलाहाबाद, क्योंकि किसी को एवरीबॉडी वाज एक्सपेरिमेंटिंग, सब कॉलेज में थे, कुछ और कर रहे थे, सभी को किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग शाहरुख, इवन ही डिड नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हालांकि शाहरुख उस वक्त थिएटर कर रहे थे मेरे ख्याल से बैरी जॉन के साथ। हाँ, शाहरुख उस वक्त वहाँ दिल्ली में, हाँ, बैरी जॉन के साथ थिएटर कर रहे थे, वो थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ थे। एक प्ले भी देखा था मैंने शाहरुख का उस वक्त, मशरिकी हूर। अच्छा, मशरिकी हूर, आई थिंक वो शायद डायरेक्ट किया था शायद बीएम शाह साहब ने, किसी ने, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके, तो हाँ, तो आई रिमेम्बर करेक्टली अपना रघुवीर यादव थे, शाहरुख बोलते हैं। अच्छा, तो ही वाज वेरी एक्टिव और अपना ही वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। और कई बार क्या होता था कि फौजी की शूटिंग तो शुरू नहीं हुई थी, बट कर्नल साहब जो है वो एड फिल्म्स भी किया करते थे, एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स। तो ये हो गया कि जब तो हम तो उनके फिर मेन्यू में आ ही गए थे कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है तो भाई अच्छा तू आ जा। तो एक ट्रैफिक के ऊपर वो फिल्म बना रहे थे, कुछ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। तो उसमें मुझे याद है कि वो मैं भी था, शाहरुख वाज देयर, और आई थिंक आयशा जुल्का को भी उसमें लिया था एक रोल में। अच्छा, तो वो कुछ कार की टक्कर थी, कुछ एक कार मेरे में आ रहा हूँ, दूसरी कार में आई थिंक शाहरुख और आयशा जुल्का आ रहे हैं, कहीं टक्कर होती है। और मैं शाहरुख की एक बात देखता हूँ कि शुरू से ही ही इज बीन वेरी एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव कि जो करना है वो करना है। तो उस कार में वो होल्डन कार थी कर्नल साहब की, पुरानी बड़ी सी, वो लाइट ब्लू कलर की, और तो उसमें था कुछ टक्कर वक्कर होती है, कुछ होता है, तो शाहरुख हैज टू जस्ट फॉल ऑन दैट कार, कुछ ऐसा था कि गिर जाए हो जाए। और तब तो भाई वो वहां कोई ना एक्शन डायरेक्टर था, कोई नहीं था, एक सिंपल सी एक कॉर्पोरेट फिल्म्स या एड फिल्म शूट हो रही है। तो उसमें भी ही फेल ऑन दैट लाइक एनीथिंग, कि जैसे किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने ट्रेन करके उनको बोला है करने के लिए। तो एक जो झलक होती है ना एंथुसियाज्म की, जो करना है उसको सही तरीके से दिल के साथ करना है, एनर्जी के साथ करना है, और वो क्वालिटी ही हैज टू दिस डे कि भाई व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डू इट होल हार्टेडली, कि तन मन धन डे नाइट, एक जो ऑनेस्टी है टुवर्ड्स हिज वर्क, वो उस छोटे से मुझे उस मेमोरी से याद है, दैट वो कमिटमेंट है। नहीं तो कई लड़के नहीं मैंने तो किया नहीं है, नहीं चोट ना लग जाए, गिरा भी तो ऐसे गिरा के मतलब फौजी की सफलता, फौजी तो उस टाइम हम लोग छोटे थे, लेकिन हमें याद है कि हम फौजी के लिए बेचैन रहते थे दूरदर्शन पर, और फौजी बहुत पॉपुलर हुआ। तो फौजी की सफलता ने शाहरुख खान को तो मेरे ख्याल से और सीरियल दिलवाई, जो सर्कस और बाकी चीजें थी। आपकी लाइफ में कैसे चेंज आया? मेरी लाइफ में चेंज उस तरह आया कि एक तो इट गिव मी कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक तो आपको अपना अंदाजा होता नहीं है क्या होने वाला है, और दूसरा क्या हुआ था जो एक बात मैं वो मेंशन करना चाहूंगा, जब दिल्ली में चूंकि वो 2 साल तक ऑलमोस्ट खिंच गई इसकी शूटिंग, तो हमारे पास टाइम था। अच्छा, दिल्ली में ही रहने का एक बहाना भी मिल गया कि भाई अब हम शूटिंग है तो हम दिल्ली में रह सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई रहने की जगह भी नहीं थी, तो कर्नल साहब, कर्नल राज कपूर, मतलब ही वाज सच अ बिग हार्टेड मैन। क्या सर, आई डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे। कहाँ रहेगा फिर? सर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, यू स्टे इन द ऑफिस। तो उन्होंने कहा, तो मैं उनके ऑफिस में रहता था, मैं था, देयर वन मोर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु ही वाज आल्सो डूइंग अ रोल। तो दिन में वो कर्नल साहब का ऑफिस होता था, शाम को 6 बजे के बाद वो हमारा घर हो जाता। तो आई यूज्ड टू स्टे इन, आई एंड गौतम भारद्वाज हमारा दोस्त, तो हम बहुत समय तक कर्नल साहब का ऑफिस में रहते थे। कर्नल साहब का कुक था, वो खाना वगैरह बनाता था, बढ़िया, वो पर्क्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ कर्नल कपूर्स टीम। हाँ, तो उस 2 साल के दरमियान चूंकि मुझे था कि अब शूटिंग हो नहीं रही, तो मैंने दूसरे कई सारे काम कर लिए। आई जॉइंड रवि बसवानी, he was directing a couple of TV serials there. मैंने उनको बतौर असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया था, वहाँ क्लैपिंग जो भी एक तजर्बा होता था वो।
दूसरे एक फ्रेंड के जरिए मैंने इनका ये जन नाट्य मंच ज्वाइन कर लिया वहां पर, सफदर हाशमी जी का जो ग्रुप है, तो उनके साथ काफी प्लेस करने को मिले। तो वहां भी फिर वही कि जो शुरुआत नुक्कड़ नाटक से इलाहाबाद में हुई थी, तो दैट कैरीड ऑन विद सफदर हाशमी। और चूंकि वो अपने आप में उस्ताद थे, मतलब मास्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, तो उनके साथ जो एक काम करने का तजर्बा था वो भी एक बड़े दैट गिव मी लॉट ऑफ एक्सपोजर कि आप रोज डीटीसी की बस में बैठ के कहीं ना कहीं पूरा ग्रुप कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी फैक्ट्री के आगे, किसी स्लम में। सो दैट एक्सपोजर ऑफ परफॉर्मिंग एवरी डे, 2-3 शोज एवरी डे, कभी कहीं कभी कहीं। तो जैसे आजकल ये T20 का बैटिंग है कि फटाफट, तो उस तरह बहुत कम समय में आई गॉट टू एक्सपीरियंस different situations, audiences. हाँ, तो the original question you were asking was कि how फौजी impacted me. तो उसमें वही है कि फौजी का impact यही था कि just like Allahabad prepared me for Bombay to survive on my own, staying in Delhi again prepared me more to survive further in Mumbai. कि वहाँ पर थिएटर करने को मिल गया, डायरेक्शन में असिस्ट कर लिया, एक प्रॉपर यूनिट के साथ फंक्शनिंग देख ली। और एक जो ट्रेजेडी हुई कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हम जो एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे उसमें सफदर शाह का मर्डर कर दिया गया जो भी है, तो वो दैट वाज अ वेरी बिग ट्रेजेडी फॉर। तो आप उस प्ले में थे जिसके बाद उससे मैं परफॉर्म कर रहा था, मैं पुलिस वाला था उस रोल में। जो मुझे याद है शाम को सफदर जी पर हमला हुआ था उस प्ले के बाद, गाजियाबाद नहीं, सुबह साहिबाबाद झंडा को। तो वो तो सुबह हम लोग सुबह निकले थे, मतलब शिवाजी पार्क स्टैंड है सीपी में, कौन सा है वहां पे सब टीम इकट्ठी हुई थी, वहां से वे हैड गॉन देयर। तो हाँ, वो तो 10-11 बजे वहां से निकले करीब, आई थिंक मुझे याद है 1:30-2-3 बजे जब भी वो परफॉर्मेंस हो रही थी विंटर का 1 जनवरी, दिसंबर या जनवरी। हाँ, हम एक दूसरे को विश कर रहे थे, दिसंबर जनवरी, ठीक है, 1 से 2 जनवरी की बात। हाँ, तो वो ट्रेजेडी हुई, तो वो मतलब दैट रियली इम्पैक्टेड मी अ लॉट। मतलब मैं उसके बाद कुछ एक कहते हैं ना मन हट जाना किसी जगह से, तो मैं वहां से आई जस्ट वांटेड टू लीव दिल्ली। तो एक वो बड़ा इंसिडेंट रहा विच इम्पैक्टेड मी। दूसरा ये था कि फौजी की टेलीकास्ट हो रही थी और रोल को थोड़ा एप्रिसिएशन मिल रहा था, तो आई सेड ओके, दिस इज द टाइम टू मेक माय मूव। और एक तरीके से तो व्हाटएवर मनी आई हैड अर्नड, वही फौजी में काम करके और टेलीविजन में असिस्ट करके कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, 13,000 रुपए लेके आए केम टू बॉम्बे एट दैट टाइम। और एक गनी बैग था साथ में जो मैं इनिशियली मेरठ से इलाहाबाद लेके गया था IAS बनने के लिए। सो दैट सेम ग्रीन गनी बैग आई हैड व्हेन आई केम हियर एंड 30,000 bucks। तो मुंबई जो उस समय मुंबई था, उस आप आए तो किसी रेफरेंस के साथ आए या आपको लगा कि अब मुंबई में चलना चाहिए, कुछ जगह बनानी चाहिए अपनी, तो इसलिए मुंबई चला जाए? नहीं, मेरा यहाँ था, मेरी कजिन सिस्टर यहाँ रहती थी, तो मैं वो थोड़ा था कि चलो कुछ शुरू का कुछ समय उनके साथ बिता लूंगा। तो कुछ महीने शुरू के मैं उनके साथ रहा, और खैर स्ट्रगल तो बड़ा एक पर्सनल होता है। और यह है कि जब आप किसी नए शहर में पहुंचते हैं तो एक रहने का ठिकाना मिल जाए कुछ समय के लिए, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और यहाँ पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक में कुछ समय लगा। शुरुआत में तो वही है कि आप सर्वाइवल में लग जाते हैं, आप कुछ एक नए 2 फोटो सेशन कराते हैं, फिर मॉडलिंग एजेंसी, प्रोड्यूसर्स के घरों के चक्कर, आपके पास ना कोई अपना। फिर एक बार जहां वो सिलसिला शुरू हुआ, कुछ दिनों के बाद तो देन यू स्टार्ट लिविंग एज अ पेइंग गेस्ट। तो मुझे याद है कि इन अबाउट 89 में आया था, 93 3 साल में आई हैड शिफ्टेड अबाउट 17 प्लेसेस हर 3 महीने में। मोबाइल था नहीं, तो एक नंबर की बड़ी समस्या रहती थी कि नंबर कौन सा दें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली घर चेंज हो रहे हैं। और वो फोटोग्राफ के पीछे ईयर ऑफ नंबर लिख भी दिया, जब तक कोई कॉल आई आप फिर कहीं और जा चुके हो, तो बहुत सारा काम तो उसी में छूट जाता था। 6 महीने बाद कोई मिला कि वी वर लुकिंग फॉर यू, वी कॉल्ड ऑन दैट नंबर, यू वर नॉट अवेलेबल। क्या करें, जिंदगी का हिस्सा है। तो उस तरह की जर्नी वही है कि आके फिर एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, हीरो होंडा,
तो अपना पहले बसों में लटक के घूमते थे, फिर मोटरसाइकिल पे घूमते रहे। तो एजेंसीज, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक मुझे इंसिडेंट याद है, मैं जैसे सुबह सुबह पीसीओ से, अब ये भी पता होता था कि 9 बजे शिफ्ट शुरू होती है, तो अगर 9 बजे शूटिंग है तो डायरेक्टर 8:30 तक घर से निकल जाएगा। तो अगर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पकड़ना है तो 8:30 से पहले फोन कर लो। तो सुबह सुबह पीसीओ पे जाके स्क्रीन वर्ल्ड की डायरेक्टरी आती थी, तो जिसकी लॉटरी लग जाए उनके पता चला कभी प्रकाश मेहरा के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर फोन लगा रहे हैं। मोस्टली कहाँ कोई खुद मिलता है, कभी नौकर है, कभी किसी ने उठा लिया, कभी खुद कोई डायरेक्टर मिल गया। तो अब मैं सोचता हूँ कि हम भी जब आते हैं बाहर से तो कुछ पता होता नहीं। अब जैसे हमें कोई फोन करता है मोबाइल पे तो कई बार हम इरिटेटेड फील करते हैं कि यार क्यों कॉल कर रहा है, मैं क्या करूं तेरे। और तब हम खुद या मेरे जैसे हजारों लोग सुबह 7:30 से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक लगे हुए हैं सबके पीसीओ पे फोन करने में, क्योंकि वही टाइम उसके बाद वो मिलेंगे नहीं। तो एक बड़ा अजीब, और वो मुझसे कि महान है, मतलब इट्स नाइस ऑफ दोस डायरेक्टर्स ऑल्सो कि भाई वो ऐसे एक्टर्स को खेलते थे कि एक तो वो खुद तैयार हो रहे हैं, वो एक बंदा रोज सुबह फोन करके पूछ रहा है मेरे रोल का क्या हुआ। तो वो अनुभव कैसा था? कोई किस्सा आपके पास है कि किसी ने आपसे कहा हो कि मतलब आपको डांट दिया हो, किसी ने आप किसी से मिलने गए हो आपको भगा दिया हो, या कुछ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपको लगे कि यार कमाल हो गया, इसने बैठा के चाय पिलाई? हाँ, ऐसे तमाम किस्से हैं। तो एक तो मुझे इनका प्रकाश मेहरा साहब का याद आ रहा है, तो वो उनके घर फोन कर दिया मैंने, तो उनका कोई असिस्टेंट रहा हुआ, उसने कहा उधर चांदीवली में शूटिंग है वहां जाओ। माय डे वाज मेड, पहली बार किसी ने बोला कि अच्छा स्टूडियो आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। तो कल आज तो शाम तक मैं स्टार बन जाऊंगा, मुझे बुला लिया प्रकाश मेहरा के। मैं पूरा रेडी वेडी होके जो भी कर सकते थे मैं बस पकड़ के पूछ के चांदीवली स्टूडियो पहुंच गया। करीब 2 बज रहे थे, 1:32। तो वहां जादूगर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कुछ सॉन्ग सीक्वेंस चल रहा था, सॉ यू जूनियर आर्टिस्ट। बड़ी भीड़, मारा मारी, पहुंच गए, अपनी बैग लटका के अपना घूम रहे हैं कि प्रकाश मेहरा दिख रहे हैं मुझे बैठे वहां। अब मैं चक्कर में कि पूछूं किससे, तो एक बंदा जो 2-4 बार उनके आसपास घूमा था, मैंने वो पकड़ लिया। मैंने कहा मैं सुबह फोन किया था और मुझे बोला है कि आज आ जाओ। तो किसने बोला है? मैंने कहा पता नहीं, किसी ने तो बोला है। अच्छा, बोले कार्ड है तुम्हारे पास? बोले हाँ, वो जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड है। जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड? तो मेरे सारे सपने टूट गए। जो सुबह से वो एक शीशे का महल बना हुआ था, वो खराशा ही हो गया। मैंने कहा ये तो कुछ जूनियर आर्टिस्ट में भीड़ में भी खड़ा करने की पूछ रहा है, और वो वाला कार्ड भी नहीं था मेरे पास। मैं कहा नहीं, फिर यहाँ क्या करने आए हो? उसके बाद वो खड़ा के चला गया। फिर मैं वहीं कहीं बैठ गया ईंटों के ऊपर, और शाम 6 बजे तक बैठा रहा, शूटिंग वूटिंग देखता रहा। तब 6 बज गए, चलो घर चलते हैं। तो स्टूडियो से बाहर निकला और मुझे जाना था खार। तो एक किसी तरह बस पकड़ के, अब ये भी नहीं पता कौन सी बस कहाँ जाती है, तो मैं बस में चढ़ गया और आगे जाके ड्राइवर के पास बोला। मैंने कहा बस जहां से खार के लिए बस मिले मुझे वहां उतारते ना। मुझे याद है वो ड्राइवर बैठे बैठे मुझे देखता है, एक्टर हो? और उसने ऐसी हिकारत भरी नजरों से पूछा एक्टर हो? तो मैं फौरन पलट गया कि नहीं, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं तो डायरेक्शन में काम करता हूँ। कुछ नहीं होगा, मैंने भी 6 महीने ट्राई किया था, कुछ नहीं होगा, वहां उतर जा आगे जाके। तो मतलब किस्से तो बहुत सारे हैं। एक और अच्छा भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। मतलब मुझे याद है विजय आनंद जी, गोल्डी साहब, उनसे मैं मिला, ऐसे ही मुलाकात हो गई, और वो हमेशा इतनी इज्जत देते थे। कई सारे डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स, लेजेंड्स, मुझे याद है उनके साथ काम तो मैं नहीं कर पाया कभी, बट ही वाज ऑलवेज उनके स्टूडियो में। उनका केतनम स्टूडियो अभी भी है खार में। वहां गए तो घर पे हैं तो चाय पियो, आओ बिस्मिल्लाह बैठो, मैं प्लान कर रहा हूँ, बताऊंगा। A legend like Vijay Anand, Goldie साहब, he's just welcoming a guy who's walked in, आओ भाई बैठो चाय पियो, and that's why I'm remembering him. तो पहली फिल्म कौन सी थी सर आपकी? यलगार थी या कौन सी पहली फिल्म थी मुंबई में? पहली फिल्म जिसमें मैं नोटिस हुआ वो तो यलगार थी, जिसमें एक ऑडियंस ने अच्छी प्रॉपर्ली नोटिस किया। लेकिन मुझे आते ही यहाँ पर नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिल गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो
साथ ही रहा कि एक फिल्म बना रहे थे प्रहार। नाना भी उस वक्त वो परिंदा वगैरह के बाद ही बहुत पॉपुलर। और प्रहार तो नाना को डायरेक्ट भी कर रहे थे ना? नाना ने हाँ डायरेक्ट, द ओनली फिल्म हैज डायरेक्टेड। तो उसमें उनको वही अगेन कमांडोज, नए लड़के तुम फौजी करके आए तो बट नेचुरल प्रोग्रेशन है, चलो ये कर लेता है। तो उसमें एक रोल मिल गया था। सो उसमें वो तजर्बा इसलिए वैल्यूएबल है कि रोल तो उसमें इवेंचुअली कोई खास नहीं निकला हमारा, लेकिन नाना ने पहले 40 दिन जो लड़के सिलेक्ट हुए थे उनकी कमांडो ट्रेनिंग कराई वहाँ बेलगांव में जो कमांडो स्कूल है वहां ले जाके। 40 दिन हम लोग वहां रहे कैंटोनमेंट में। नाना वाज विद अस, हमारी पूरी ट्रेनिंग हुई। तो वो जो एक एक्सपीरियंस है कि हैं तुम सिविलियंस, लेकिन 40 दिन तक टू बी एबल टू लिव इन अ कमांडो स्कूल, गो थ्रू दैट होल ट्रेनिंग, गेटिंग दैट एक्सपोजर, रियल कमांडोज को अपने आसपास देखना, सब देखना, वो लाइफ वो बड़ा कमाल का। हालांकि उस वक्त बड़ा दुख होता था कि कहाँ फंस गया मैं। तो एक्टिंग, हम तो बच्चन साहब को देख के, इनको देख के एक्टिंग कर रहे थे, ये कहाँ यहाँ जूतों पे पॉलिश नहीं। जो सिपाही करता है, जो एक फौजी करता है, तो मैं खुद करना। दिन भर की लड़ाई के बाद अगर बटन टूट गए तो शाम को अपने बटन खुद लगा रहे हैं, पॉलिश पूरी हो रही है। तो जो एक फौजी का एक दिनचर्या होती है वो पूरी फॉलो करनी थी वहां। और वो ट्रेनिंग पूरी हो गई तब बॉम्बे से यूनिट आई और करीब 1-1.5 महीने शूटिंग हुई फिल्म की वहां पर। सो वो फिल्म, और उसके बाद फिर करते करते एक और फिल्म मिली थी राजीव राय की, विश्वात्मा। विश्वात्मा में आई गॉट अ कैरेक्टर, चंकी पांडे के भाई का रोल था। लेकिन इसके बाद मतलब फिल्मों की तो लंबी सीरीज है, मतलब आपने 200-250 फिल्में की हैं। लेकिन अगर आप 5 रोल अपने सोचे, क्योंकि कई फिल्मों में आपने बहुत छोटे रोल किए हैं, कई फिल्मों में बहुत खास रोल नहीं है उसके प्रभाव के हिसाब से, अगर वैसे देखें, लेकिन 200-250 फिल्मों में 5-7 रोल आपको ऐसे कौन से लगते हैं जो आपको लगता है कि बहुत शानदार आपका काम है? एक तो मुझे यलगार का काम इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब जिस तरीके से फिरोज खान ने मुझे, क्योंकि सिनेमा या फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है, तो बहुत महत्व है कि डायरेक्टर ने आपको किस तरह प्रेजेंट किया, डायरेक्टर का आपके किरदार पर कितना ध्यान था। तो फिरोज खान प्रेजेंटेड मी वेरी वेल, एक है ना। तो यलगार उसके साथ एक होता है कि शुरुआती फिल्म है तो एक यू फील अटैच्ड टू दैट, तो मुझे वो रोल अच्छा था। उसके बाद कई हिट फिल्में हुई, कई अच्छे किरदार थे, लेकिन हिट फिल्म थी, सो बट आई डोंट रियली केयर अबाउट दोज रोल्स। एक रोल मैंने किया था, एक फिल्म थी गुनहगार, जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी। उसमें मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भाट, अतुल अग्निहोत्री उस वक्त काफी पॉपुलर थे, तो ये सब थे। उसमें एक पाकिस्तानी कश्मीरी टेररिस्ट का किरदार था, मुन्ना, लंगड़ा कैरेक्टर होता है वो, और वो बहुत अच्छा रोल था। और वो ये है कि वो फिल्म किसी ने देखी नहीं, उतनी नहीं चली, देखी है उनको बहुत मजा आया। एक फिल्म फरेब आई थी, अगेन विक्रम भट्ट, अपना वो हमने सेशंस में जाकर शूटिंग की थी। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था पुलिस वाले का। एक फिल्म शबनम मौसी आई थी, उसमें आशुतोष राणा ने शबनम मौसी का किरदार किया था। उसमें मेरा रोल था अम्मा, वो भी यूनक का ही था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग थी, पर अगेन क्योंकि फिल्म लोगों ने देखी नहीं तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपका और बेहतर काम और नई नई चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज पर फिलहाल इतना ही। आप मिल रहे थे विश्वजीत प्रधान से, अगली बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात। धन्यवाद।